नमस्कार दोस्तों, बिहार हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है 1857 ईस्वी की क्रांति। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ, बिहार में एक क्रांति किस तरह से हुआ और किस तरह से ये क्रांति बिहार में एक अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक आधार बना, अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह का एक आधार बना। देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति और बिहार को समझने से पूर्व जो हमारा मेन टॉपिक है 1857 ईस्वी की क्रांति एवं बिहार। 1857 ईस्वी की क्रांति एवं बिहार मेरे मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है जिसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पर एक चीज समझिए कि 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी की लड़ाई और 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी की क्रांति के बीच लगभग 100 वर्ष का समय है। इस 100 वर्ष के समय के दौरान सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आया था, इन्होंने अपने सेनाओं के बल पर, अपने कूटनीति के बल पर पूरे भारत को अपने अधीन किया। और इसकी शुरुआत होता है कहां से? बंगाल से। 1857 की क्रांति 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई से। और बिहार प्लासी की लड़ाई में चूंकि बंगाल कंपनी के अधीन हो गया तो बिहार भी कंपनी शासन के अधीन हो गया। तो इस 100 वर्ष के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति के वजह से भारत के अंदर कई चीजों में परिवर्तन देखने को मिला, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो। इन सारे परिवर्तन के वजह से कंपनी शासन के दौरान लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना धीरे धीरे मजबूत होता चला गया और ये मजबूत होते असंतोष की भावना ने एक क्रांति का रूप लिया 1857 ईस्वी में। और इस क्रांति को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लगातार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया अपने अधिकारों की मांग के लिए। और तब जाकर के हमें 1947 ईस्वी में अंततः आजादी मिली। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुआ उसमें बिहार का क्या भूमिका था, बिहार में इस क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई और कौन व्यक्ति इन क्रांति में शामिल थे, किसने योगदान दिया बिहार की तरफ से इस क्रांति में। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें कि राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण जब हम कहते हैं, ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति के अगर हम कारण को समझें तो इसके पीछे कई सारे कारण देखने को मिलता है। उनमें सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण का मतलब क्या हो गया कि भारत की सत्ता भारत के स्थानीय शासकों के हाथ से निकल करके ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। और जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो हमेशा अंग्रेजों ने कोशिश किया कि किस तरह से सारी शक्ति अपने पास रखा जाए और भारत के लोगों को अधिक से अधिक शोषण किया जाए, भारतीय लोगों का, चाहे वो अर्थव्यवस्था के रूप में हो या काम के रूप में हो। ये कोशिश उनका रहा। न केवल राजनीतिक कारण था बल्कि सामाजिक कारण, हमारे सामाजिक ढांचा में बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा था। और सामाजिक कारण में आप एक चीज और भी देखोगे कि जो 19वीं शताब्दी का समय अवधि है, भारत में पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका था।
पुनर्जागरण कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत में धर्मों के आधार पर बहुत सारे जो रूढ़िवादी सोचें थी, परंपराएं थी, ये परंपरा से मुक्त होने की प्रयास किया जाने लगा था। भारत में धार्मिक आधार पर जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास हुआ, जिससे लोगों के अंदर एक भावना जन्म लिया। और वो भावना ये था कि हम भारत के लोग दुनिया में किसी भी व्यक्ति के तुलना में कम नहीं है, बल्कि उनके बराबर है। और धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण, धार्मिक सुधार आंदोलन जब शुरू हुआ तो लोगों की भावना तो मजबूत हुआ ही, साथ में भारत के अंदर जो ईसाई धर्म प्रचारक आए, उनका भी भूमिका था। एक तरफ तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में किस तरह से धर्मांतरण कराया जाए। दूसरे तरफ जो बाकी लोग थे, जो ईसाई धर्म में अपने आप को परिवर्तित नहीं होना चाहते थे, उनका पूरा कोशिश ये था कि हम किस तरह से इस धर्मांतरण का विरोध करें, इस धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाएं और किस तरह से अपने धर्मों को बचाएं। तो कई सारे कारण रहा 1857 ईस्वी की क्रांति का, पर एक कारण जिसके वजह से ये क्रांति अचानक शुरू हो गया, उसको कहते हैं तत्कालिक कारण। देखिए, अगर कोई भी दो व्यक्ति है, अगर उस दो व्यक्ति के बीच अचानक से किसी मुद्दे को लेकर के बहस हो जाती है या लड़ाइयां हो जाती है, तो इसके पीछे केवल और केवल एक मुद्दा नहीं होता है, बल्कि दोनों के अंदर बहुत पहले से कुछ ऐसे बातें चलती रहती है जिसके वजह से दोनों ओर से नाराजगी होता है, और वो नाराजगी कभी एक कारण से फूट पड़ते हैं और वो कारण बन जाता है तत्कालिक कारण। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण, अगर हम इस क्रांति का देखें कि ऐसा कौन सा कारण था जिसको हम तात्कालिक कारण के रूप में हम रख सकते हैं, तो वो था एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल का प्रयोग। देखिए, क्या हुआ कि 1856 ईस्वी के आसपास जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनको एक नए तरह का राइफल दिया गया, नए तरह के बंदूक दिए गए। और चूंकि ब्रिटिश सेना में बहुत सारे लोग भारतीय भी थे, उनमें कुछ लोग हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, और इस राइफल के जो कारतूस थे ना, इस कारतूस पर जो एक परत चढ़ा हुआ था, ऐसा अफवाह फैला था सेनाओं में कि ये जो कारतूस का परत है, ये या तो गाय की चर्बी से बना हुआ है या फिर सुअर की चर्बी से बना हुआ है। और गाय की जो चर्बी होते हैं, ये हिंदुओं के लिए पवित्र होता है गाय। इस वजह से जो हिंदू लोग, और खास बात ये था कि इस कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले उनको काटना पड़ता था, और वो दांत से काटना पड़ता था, दांत से उनके कवर को हटाना पड़ता था। तो हिंदुओं के अंदर ये अफवाह सामने आया कि जो ये कारतूस है, कारतूस के ऊपर गाय का चर्बी लगा हुआ है, और गाय चूंकि हिंदुओं के लिए पवित्र होता है, इसलिए हिंदू लोगों ने इसका विरोध प्रारंभ किया। दूसरी तरफ जो लोग मुस्लिम थे, सेना में जो मुसलमान थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने माना कि सुअर उनके लिए हराम है, उनके लिए अपवित्र है, और सुअर के चर्बी से बना हुआ कारतूस को अगर वो छुएंगे भी या फिर उसको मुंह से काटेंगे, तो ये उनके धर्म के विरुद्ध है, धर्म के लिए सही नहीं है। और इसके वजह से क्या हो गया कि सेनाओं के अंदर एक असंतोष की भावना जन्म लेना शुरू हो गया। पर 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, जिसको फर्स्ट इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पहली विद्रोह की झलक जो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कब? 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रथम विरोध।
प्रथम विरोध, इस क्रांति का जो प्रथम विरोध हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुआ क्या कि एक बैरकपुर छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर आज का जो कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है, इसका हिस्सा थे उस समय। और यहीं पे एक सैनिक छावनी थे, जिस सैनिक छावनी के एक सेना थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया कि एनफील्ड राइफल में वो कारतूस के प्रयोग करने का विरोध किया, और उसके विरोध को जब दबाया गया तो उन्होंने क्या किया कि 2 पुलिस अधिकारी की हत्या कर दिया। नहीं, अच्छा, ये जो छावनी थे इसका नाम था 34 नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया कि जब इस पर जबरदस्ती कारतूस के प्रयोग करने के लिए बल प्रयोग किया गया तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिए। 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ये घटना कब का है? ये घटना है 29 मार्च 1857 ईस्वी का। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या किया गया कि फांसी दे दिया गया। और जब ये घटना बाहर आया, अन्य जो छावनी के सैनिकों तक पहुंचा, रेजिमेंट के सैनिकों तक पहुंचा, तो उन्होंने भी क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू किया। पर वास्तविक उद्भव जो 1857 ईस्वी की क्रांति है, इसका कब हुआ? वास्तविक उद्भव, अगर हम वास्तविक रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति को समझने का प्रयास करें तो वास्तविक रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत होता है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू होता है। कौन सा? तो वास्तविक रूप से इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। और ये कहां से हुआ? मेरठ से। स्थान मेरठ। मेरठ का जो 32वां मेरठ से हुआ। मेरठ से किस तरह से क्रांति का शुरुआत हुआ? मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया कि दिल्ली प्रस्थान किया और बहादुर शाह जफर से मिले। मेरठ से क्या हुआ? सिपाही कहां पहुंचे? दिल्ली। और दिल्ली पहुंचकर इस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। हालांकि जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनका बहुत उम्र हो चुका था और वो बहुत कमजोर भी पड़ चुके थे, पर उसके जो सेनापति थे बैरम खां, उन्होंने इस क्रांति का जिम्मेदारी उठाया और इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो क्या हुआ कि 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाहियों ने मेरठ से निकल करके दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर किससे मिले? बहादुर शाह जफर से।
और बहादुर शाह जफर उस समय बूढ़े थे, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरह की क्रांति में पड़े, पर बहुत सारे सैनिकों ने उसके महल के सामने खड़े हो गए, प्रदर्शन करने लगे। तो अंततः इस बूढ़े बादशाह को इस क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व संभालना पड़ा। हालांकि इनके उम्र बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो इसके जो सेनापति थे बैराम खां, उन्होंने मुख्य रूप से इस क्रांति का जिम्मेदारी उठाया। अब हम 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत, इसके पीछे के कारण क्या थे, इन चीजों को अगर समझ लिए हैं तो हम देखते हैं कि ये क्रांति धीरे धीरे मेरठ से दिल्ली, फिर दिल्ली से दूसरे शहर में फैलता चला गया और 1857 ईस्वी के मध्य होते होते लगभग पूरे भारत में ये क्रांति फैल चुका था। तो इसी क्रम में बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ, इन चीजों को आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति, बिहार में विद्रोह। इस क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह, इस क्रांति के दौरान बिहार में किस तरह से रिवोल्ट होता है, बिहार में किस तरह से शुरुआत होता है इस क्रांति का, इस चीजों को आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की बात करें कि 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत बिहार में कहां से हुआ, तो इस क्रांति का शुरुआत हुआ 12 जून 1857 ईस्वी को। 12 जून 1857, और इसका शुरुआत कहां से हुआ, तो बिहार में देवघर जिले के रोहनी गांव से। इस क्रांति का शुरुआत हुआ देवघर जिले के रोहनी गांव से। देवघर की बात करें तो अभी देवघर जो है ये झारखंड राज्य का हिस्सा है, उनका एक राजधानी भी है, जिला भी है। पर 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, 1857 ईस्वी की क्रांति का शुरुआत यहीं से हुआ था। यहीं पे एक सेना का 32वां रेजिमेंट था, 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के द्वारा, 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा तो इस तरह से बिहार में 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसका शुरुआत हो गया। हालांकि बाद में बिहार के अंदर कई सारे केंद्र बने जहां पे अलग अलग व्यक्तियों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्हीं में से एक दमनकर्ता, यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए, ये जो शुरुआत है इस क्रांति में दमनकर्ता का मतलब कि वो ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जिन्होंने इस क्रांति को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि ब्रिटिश हाथों में हाथों धर के तो रहते नहीं। उन्होंने पूरा कोशिश किया कि किस तरह से इस क्रांति को कमजोर किया जाए, किस तरह से क्रांतिकारियों पर सख्त कार्रवाई करके क्रांति की घटना को जितना जल्दी हो सके काबू में किया जाए, रोका जाए। तो दमनकर्ता का नाम एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सेंटर, मतलब जैसे बता देगा कि
बिहार में जो क्रांति की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर में इसको किसने दमन किया, किसने क्रांति को रोकने का प्रयास किया? तो दमनकर्ता के रूप में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कैप्टन नॉर्मन लेस्ली। कैप्टन नॉर्मन लेस्ली एवं कैप्टन 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 सर्जन ग्रांट। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति आए, जिन दो व्यक्ति का इस क्रांति को दबाने के क्रम में मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। और इसके बाद एक नया व्यक्ति को बनाया गया जिसका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड। मेजर मैकडोनाल्ड। मेजर मैकडोनाल्ड। मेजर मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि इस क्रांति को बुरी तरीके से दबा दिया, और यहाँ पे जो सैनिक थे उन सैनिकों को रेजिमेंट से बाहर कर दिया गया और रेजिमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो इस तरह से बिहार में जो क्रांति का शुरुआत हुआ था वो घटना बढ़ता चला गया, और बिहार में अलग अलग केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बिहार में एक और क्रांति का केंद्र बना वो था पटना। बिहार में क्रांति का जो दूसरा सेंटर आपको देखने को मिलेगा वो सेंटर था पटना। पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे जिसका नाम था पीर अली। नहीं, पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। पीर अली ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता। और इसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग मिलकर के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति करना शुरू कर दिया। एक पुस्तक विक्रेता। और पता है इसके वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे दमनकर्ता के रूप में कमिश्नर टेलर आए। अच्छा, पटना में शुरुआत कब हुआ क्रांति का? तो 3 जुलाई को, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को नेतृत्व किया पीर अली ने, जो कि एक पटना शहर में ही रहने वाले एक पुस्तक विक्रेता थे। और दमनकर्ता के रूप में कौन आए? दमनकर्ता। दमनकर्ता का मतलब कि वो व्यक्ति जो इस विद्रोह को, इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया, वो थे कमिश्नर टेलर। कमिश्नर टेलर। और कमिश्नर टेलर ने क्या किया कि विद्रोह को दबाने के लिए 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया। नहीं, इन्होंने क्या किया कि 17 व्यक्ति को फांसी दे दिया। तो जो पटना सेंटर था 1857 ईस्वी की क्रांति का, उसका नेतृत्व किया था पीर अली ने, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को मिला करके 1857 ईस्वी की क्रांति का बिगुल पटना में बजाया था। पर बहुत जल्द जो ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे कमिश्नर टेलर, वो आए और उन्होंने इस क्रांति को दबाने के लिए जितने भी लोग इसमें शामिल थे, पीर अली समेत 17 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद जो दूसरे शहर बिहार के अंदर क्रांति का केंद्र बना था वो था मुजफ्फरपुर। जो क्रांति का दूसरा केंद्र था वो था मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया। मुजफ्फरपुर में क्या था? दानापुर रेजिमेंट के सैनिक सैनिकों का विद्रोह। दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहां से? मुजफ्फरपुर से। और बहुत जल्द इस सैनिक के समर्थन में बाकी रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो भी शामिल होते चले गए। और यहाँ पे इसका सहयोग मिला किसका? जगदीशपुर के एक जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे एक व्यक्ति जिसका नाम था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। उनका सहयोग मिला दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों को, और ये सैनिकों ने मिला करके आसपास के लोगों को मिला करके या बाकी जगह के सैनिकों को मिला करके लगभग 4000 सैनिकों का एक समूह तैयार किया। और जब ये सैनिक किससे मिल गए? वीर कुंवर सिंह से। तो वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व संभालना शुरू किया। तो अब हम देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति की दिशा किस तरह से बढ़ा। वीर कुंवर सिंह अगर हम वीर कुंवर सिंह की बात करें तो बिहार में 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता जो व्यक्ति थे वो थे वीर कुंवर सिंह। ईस्वी के क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता 1857 ईस्वी की क्रांति का जो मुख्य नेतृत्वकर्ता था बिहार से, वो थे वीर कुंवर सिंह। इन्होंने कार्य क्या किया? सबसे पहले ये चाहते थे कि अगर क्रांति हो रहा है तो क्रांति में हमें सैनिकों की आवश्यकता है, क्योंकि ये सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया एक क्रांति है। तो इन्होंने क्या किया कि दानापुर छावनी के जो सैनिक थे उन सैनिकों को मिला करके लगभग 4000 सैनिकों का एक समूह तैयार किया। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दानापुर छावनी के सैनिकों की सहायता से सहायता से 4000 सैनिकों को तैयार किया नहीं, लगभग 4000 सैनिकों को मिलाकर के इन्होंने एक समूह बनाया इस क्रांति के लिए, और ये क्रांति का नेतृत्व इनके हाथों में था। इसके साथ साथ कुंवर सिंह ने एक और काम किया कि जगदीशपुर में गोला एवं बारूद का फैक्ट्री लगाया। गोला एवं बारूद के फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने दूसरा काम यह किया कि जगदीशपुर में गोला एवं बारूदों के फैक्ट्री का स्थापना किया ताकि गोला एवं बारूद तैयार किया जा सके। और फिर क्या हुआ कि 27 जुलाई 1857 का दिन, कब? 27
जुलाई 1857। इस दिन इन्होंने क्या किया कि आरा शहर को अपने अधीन किया। आरा शहर को अपने अधीन किया। और किसी भी शहर को अगर अपने अधीन करना है तो एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ब्रिटिश सैनिकों के साथ वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने लड़ाइयां लड़ी और इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना के जो कैप्टन थे, कैप्टन डनवर का मृत्यु। कैप्टन डनवर इस लड़ाई में मारा जाता है और कैप्टन डनवर के बाद एक नया व्यक्ति अंग्रेजों का आता है जिसका नाम था कैप्टन आयर। इसके मृत्यु के पश्चात आते हैं कैप्टन आयर। और कैप्टन आयर ने पुनः क्या किया कि जगदीशपुर शहर को अपने अधीन किया, आरा को अपने अधीन किया। और आरा को अधीन करने के दौरान क्या हुआ कि वीर कुंवर सिंह को यहाँ से निकलना पड़ा और यहाँ से निकल करके ये उधर अवध में जो क्रांतिकारी सहयोग थे, नाना साहब या बेगम हजरत महल, उन सबसे मिलने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि वीर कुंवर सिंह यहाँ से निकल गए, कहाँ गए? वीर कुंवर सिंह आरा से निकल करके सबसे पहले गए अवध, और उसके बाद फिर कानपुर गए। पर जब ये अवध से कानपुर जा रहे थे और गए और वहां से पुनः जब ये जगदीशपुर लौट रहे थे तो गंगा नदी के तट पर ब्रिटिश सैनिकों ने इस पर हमला किया और इस हमला में इनके एक बांह पूरी तरीके से घायल हो गया और अपने घायल बांह को कहा जाता है कि गंगा नदी में इन्होंने भेंट कर दिया अपने तलवार से अपने हाथ को काट करके। वीर कुंवर सिंह अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। वीर कुंवर सिंह अपने जीवन के आखिरी लड़ाई लड़ा कब? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह ने क्या किया कि अपने घायल अवस्था में जो जगदीशपुर शहर है, इस जगदीशपुर शहर को ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल से मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद चूंकि ये घायल भी हो गए थे, इसका उम्र बहुत ज्यादा था, लगभग 80 वर्ष से अधिक का उम्र था इसका। तो अप्रैल के बाद नवंबर 1858 में वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो जाता है। और हालांकि कहा यह जाता है कि इसका मृत्यु जो हुआ था वो हैजा की वजह से हुआ था, बहुत ज्यादा हैजा फैल गया था, इसके वजह से हुआ था। पर वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी की ऐसे हीरो थे जिन्होंने बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व किया। इस क्रांति के नेतृत्व के दौरान वो घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये कहानी था 1857 ईस्वी की क्रांति और बिहार का, जिसमें कि हमने समझा कि किस तरह से 1857 ईस्वी की क्रांति बिहार में शुरू हुआ, किस तरह से लोगों ने इनका नेतृत्व किया और इस नेतृत्व को दबाने के लिए कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी ने अपना भूमिका निभाया। इन चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो के साथ 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हो जाता है। लेकिन अब शुरू क्या होगा?
स्वतंत्रता की आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट और उसमें बिहार की क्या भूमिका है, इन चीज को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।